हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिंदुरा सर IT क्लासेस में। आज हमारी CPCT की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम CPCT से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो समझिए, और यही MCQ आपके IT ITES ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा IMP होने वाले हैं। समझिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, विंडोज फाइल साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो समझते हैं इसको कि विंडोज़ के अंदर अगर कोई साउंड फाइल जो रहती है उसका एक्सटेंशन हम क्या लगाते हैं। MP3, हाँ, तो .mp3 होता है। .wav, हाँ, .wav भी इसका एक्सटेंशन होता है। किसका? विंडो साउंड फाइल का। WMA, हाँ, ये भी होता है। और .AAC, ये चारों साउंड फाइल के एक्सटेंशन हैं। पर हमसे विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा WAV। तो WAV का फुल फॉर्म वेव फ्रेम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, और इसे माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों कंपनी ने मिलकर इस एक्सटेंशन को बनाया है। याद रख लीजिएगा, अगर हमसे मेनली अगर जनरली केवल विंडोज फाइल साउंड फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करता है तो .wav याद रखना। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारे पास, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। देखो, आप सभी को पता है कि अभी कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब? नहीं, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। ट्रांजिस्टर? नहीं, ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में किया गया था। IC, एकीकृत सर्किट, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, तो हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट का ही उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन में किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर, जिसका यूज़ चौथी पीढ़ी में किया गया, चौथी जनरेशन में किया गया कंप्यूटर में। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया, तो वो होता है AI। अगर हमसे कोई फिफ्थ जनरेशन का पूछे कंप्यूटर की, तो किसका यूज़ करेंगे? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आया समझ में? तो ये एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, कंडक्टर लगे होते हैं। किसके अंदर? इस IC चिप के अंदर ही। ट्रांजिस्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये तीनों इसके अंदर होते हैं। और ये कंप्यूटर के आंतरिक भाग में लगी हुई एक चिप होती है। आ गया होगा आप सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। प्रश्न है, MS वर्ड में थ्रेजर्स याद रखना, टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्पेलिंग चेक? नहीं, स्पेलिंग चेक हम इसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी होती है हमारे पास,
याद है आपको? F7 व्याकरण जांच के लिए भी हम F7 का ही यूज करते हैं। अगर तुम इनको यूज करते हो तो स्पेलिंग चेक, अगर तुमने किसी पैराग्राफ में कोई गलती कर रखी है तो स्पेलिंग की चेक करने के लिए भी हम F7 कुंजी का यूज करते हैं। और व्याकरण की जांच मतलब अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया ही गो टू स्कूल, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि व्याकरण जांच करने में पाया गया कि ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर गो नहीं आता, गो की जगह क्या आता? गोज आता। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो ही है ये एक प्रकार से एक वचन है और इसके साथ में जो वर्ब लगती है उसके साथ में ES लगता ही है। चलिए, तो थ्रीजर का मतलब होता है समानार्थी शब्दों को खोजने में मदद करता है। थ्रीजर टूल का उपयोग किस लिए करते हैं? समानार्थी शब्दों को खोजना। सिनोनिम्स शब्दों को खोजने के लिए हम थ्रीजर का उपयोग करते हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, समानार्थी, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही निकलता। पेज सेटअप का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। याद रख लेना, थ्रीजर टूल का उपयोग हम समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। बाकी दूसरे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। इसका उत्तर अच्छे से याद रख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है? बूटिंग प्रोसेस नाम सुना होगा आप सभी ने। ये जो बूटिंग है ना, बूटिंग प्रोसेस इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से? एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। तो सुनिए इधर, कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को या बंद कंप्यूटर को ऑन करना, कि कंप्यूटर पूरी तरह से बंद था और उसको ऑन करना मतलब उसमें जो प्रोग्राम है उनको स्टार्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना। ऑन करके ऑपरेटिंग सिस्टम ही शुरू होता है कंप्यूटर में। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है कि शुरुआत से कंप्यूटर को ऑन करना। और वार्म बूटिंग का मतलब ये होता है जो कंप्यूटर ऑन है उसको ही रीस्टार्ट करना, ये वार्म बूटिंग के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है? कंप्यूटर का बंद करना नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना हाँ, कि अगर हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑन होगा। यही इसका सही उत्तर है। वायरस हटाना नहीं, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना ये भी नहीं होता है। आ गया आपको बूटिंग का मतलब समझ में? ठीक है। अगला प्रश्न है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, हम कंप्यूटर के अंदर फाइल को या तो सेव करते हैं या सेव एज करते हैं। सेव करना मतलब जब हमने कोई नई फाइल बनाई होती है, जब हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम किसी भी एक नाम से सेव कर देते हैं। जैसे कि किसी फाइल को हमने स्कूल नाम से सेव कर दिया, इसके अंतर्गत सभी स्कूल के सभी छात्रों का डेटा
है। ठीक है, कुछ दिन बाद हमने देखा कि स्कूल में कोई और दूसरे छात्र एडमिशन ले लेते हैं, तो उसमें हमें जो फाइल बनाई होती है स्कूल की, उसी में क्या करना रहता है, कुछ अपडेट करना रहता है, उन दूसरे छात्रों को जोड़ना रहता है। तो जोड़ने के बाद में अगर हम वापस से सेव करते हैं कंट्रोल एस, तो वो जो छात्र है उसी फाइल में ऐड हो जाते हैं। पर अगर हम सेव एस करते, तो सेव एस का मतलब ये होता है कि जो पहले से फाइल सेव है वो तो सेव ही रहेगी, पर अगर हम दूसरी फाइल जो नए स्टूडेंट जोड़ने के बाद में उसको सेव एज करना, मतलब ये होता है कि जो फाइल में जो दूसरे नाम जोड़े गए वो अलग से दूसरी फाइल बन करके हमको सेव करनी है। तो देखिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने की कुंजी क्या होती है, तो ये अच्छे से याद रख लेना, F12। ठीक है, तो F2 क्या, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसका यूज जो है वो रीनेम करने के लिए होता है। किस लिए, रीनेम। इसका मतलब सेव एज के लिए इसको यूज करते हैं हम। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है, केवल सेव, केवल सेव, और सेव एज करना है तो F12। और F7 ये भी बताया था आप सभी को मैंने कि स्पेलिंग चेक करना है या फिर ग्रामर चेक करना है तो F7 का हम यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। देखिए, ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर 3 प्रकार के शब्द आते हैं किसी को भी ईमेल पहुंचाते। तो एक रहता है टू, एक रहता है CC, और एक रहता है BCC। तो पहले इसका मतलब समझा देता हूं मैं आप सभी को। BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वन मिनट। हाँ, तो दोस्तों BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ईमेल में अर्थ क्या होता है वो समझ लो। जब हम ईमेल किसी एक मुख्य पर्सन तक पहुंचाते हैं, किसी एक विशेष स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचाते हैं, तो हम स्पेसिफिक, तो हम टू का यूज करते हैं। CC का मतलब क्या, जब हम कोई एक ईमेल कई व्यक्तियों तक पहुंचाते, पहुंच तो जाएगी पर उसमें उनकी जो जीमेल है वहां पर उनको रिसीवर का पता होता है कि वो जीमेल किन के द्वारा पहुंचाई गई है। मतलब इसमें क्या रहता है, रिसीवर का नेम रहता है। पर जो BCC रहती है इसके द्वारा हम कई व्यक्तियों तक कार्बन कॉपी को पहुंचा तो देते हैं, हमारे द्वारा जीमेल बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंच तो जाती है, परंतु जीमेल में रिसीवर का नाम नहीं रहता है। रिसीवर का नाम नहीं रहता है, अच्छे से याद रख लेना। आया समझ में? जब हम ईमेल किसी को पहुंचाते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ, तो उसमें क्या है, जीमेल जो हम पहुंचाते हैं तो हमारा नाम सामने वाले को शो नहीं होता है, इतना याद रख लेना। आया समझ में? अगला प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंट करता है। देखिए दोस्तों, जो प्रिंटर रहते हैं, प्रिंटर जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक रहता है नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब
समझा दूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन सा प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंट करता है। तो वो होता है प्रिंटर, प्रिंटर 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 और प्रिंटर क्या है? चलो, प्रिंटर क्या है? जब भी किसी, देखो, पेपर पर, पेज पर छपाई करता है, प्रिंट करता है, तो वो क्या डायरेक्ट उस पर पेपर से संपर्क बनाकर प्रिंट करता है, तो वो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है? पेज से या कागज से सीधे से संपर्क नहीं करता है, वो डायरेक्ट उस पर स्याही या जो इंक है उसका छिड़काव करके उसको प्रिंट करता है। तो देखिए, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये प्रिंटर कागज से सीधे से संपर्क नहीं बनाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये जो प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डॉट होते हैं। तो प्रिंट करने के लिए, जैसे कि ये पी बना है, तो उसको पी को इस प्रकार से डॉट 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 बना करके क्या बनाएगा, ये पी को बनाता है। और इस प्रकार के छोटे छोटे डॉट बने होते हैं। आया समझ में? तो ये सब डॉट बनाने के लिए उसको कागज पर एक प्रकार से वार करना रहता है, तो जिससे ही क्या होगा, ये प्रिंट होता है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर भी आपका सीधे से कागज से संपर्क नहीं बनाता है, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर का यूज आपने, देखो, ये लेजर प्रिंटर है, ये तो आपके जो कार्यालय, ये स्कूल, ऑफिस वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। लेजर प्रिंटर ही सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज़ होता है? थर्मल प्रिंटर अपनी एक गर्मी की वजह से किसी भी कागज़ पर स्याही का छिड़काव करता है, ये सीधे से उस पर संपर्क नहीं बनाता है कागज़ से। जैसे कि आपने कहीं गए हो, एटीएम गए हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो उसमें से एटीएम से जो पेमेंट निकालने के बाद जो रिसिप्ट निकल कर आती है, तो वो क्या है, उसकी हीट की वजह से ही उस पर प्रिंट हो जाता है। आया समझ में? कोई टिकट वगैरह रहती है, तो थर्मल प्रिंटर का यूज़ ऐसी ऐसी जगह पर होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? देखो, यहाँ पर बात सुरक्षित की आ गई है, तो मैंने आपको पहले भी एक प्रीवियस कक्षा में बता दिया था, सुरक्षित के लिए हम HTTPS का उपयोग करेंगे, जिसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर। इससे क्या होता है? सिक्योर। तो देखिए, सुरक्षित के लिए यहाँ पर सिक्योर लिखा हुआ है। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब आपको जब कोई फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो हम FTP का यूज करते हैं। अगला है TCP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको इन सभी के फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। प्रश्न है, विंडोज 10 में कोर्टाना क्या है? विंडोज 10 में कोर्टाना क्या है? तो समझिए, ये क्या एंटीवायरस है? नहीं। वाइज सक्रिय निजी सहायक है? तो हाँ, ये जो विंडोज 10 के अंदर जो कोर्टाना है, ये एक प्रकार का असिस्टेंट होता है। क्या होता है? जो आवाज को सुनने में विंडोज 10 में मदद करता है। जैसे कि आपने
जैसे गूगल चलाते हो तो गूगल पर एक आता है गूगल असिस्टेंट, जो गूगल का पर्सनल असिस्टेंट यानी कि आप कुछ भी उस पर सर्च बोल करके करते हो तो वो उसका जल्दी से जवाब दे देता है। उसी प्रकार विंडोज 10 में कोर्टाना नाम का क्या है, असिस्टेंट है, जो क्या करता है, विंडोज 10 पर हम जब कुछ सर्च करते हैं तो वो उसको जल्दी से उसका रिजल्ट हमको दे देता है। इसलिए इसका नाम क्या है, वॉइस सक्रिय निजी सहायक इसको कहा जाता है। किसको, कोर्टाना को। ये एक ब्राउज़र नहीं, ब्राउज़र भी नहीं है, गेमिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। आया समझ में। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेन का पूरा नाम क्या है। किसका, लेन। लेन मतलब क्या होता है, लेन का मतलब, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या मतलब होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ 4 से 5 प्रकार के आपके एरिया नेटवर्क होते हैं, जिनमें हम मेन तो पढ़ते हैं लेन, मेन और वैन। इनके तीनों के भी आपसे ऑब्जेक्टिव में इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। जैसे लेन का पूछा गया है तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का पूछा जाएगा तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वैन का पूछा जाएगा तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। याद रहना चाहिए आप सभी को, और बाकी के ऑप्शन देख करके कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर ठीक से याद रख लो, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कि अगर हमें किसी फाइल को रीनेम करना है तो इसका उत्तर आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इसका उत्तर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अगर आपको रीनेम करना है तो F2 कुंजी का यूज किया जाता है। F4 तो इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज हम अल्ट कुंजी के साथ में करते हैं कि अल्ट F4, जिससे होता क्या है, इससे आपके प्रोग्राम को शट डाउन करने वाले ऑप्शन ओपन होते हैं, जिसमें आपका शट डाउन हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार के ऑप्शन, आपके स्लीप वाला ऑप्शन है, इस प्रकार के ऑप्शन आपके उसमें खुलकर आते हैं। शट डाउन आया समझ में। F5 का यूज हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, रिफ्रेश, और F1 कुंजी का हम हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। याद रहेगा कि रीनेम करने के लिए F2 कुंजी का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बहुत IMP प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती है। कीबोर्ड के ऊपर देखिए, जो भी आपने कीबोर्ड चलाते हैं उसके ऊपर टोटल कीज तो 104 होती है। टोटल कितनी होती है, 104 प्लस होती है, मतलब 104 से 108 के बीच में होती है। पर ये जो आप ऊपर जो कीबोर्ड रहता है, जिसको हम न्यूमेरिकल कीबोर्ड अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं, उसके ऊपर फंक्शन की जो रहती है, जो हमने अभी आपको बताया कि F1 का यूज हम हेल्प के लिए करते हैं, F2 का रीनेम के लिए, इस प्रकार जो कुंजियां रहती है वो टोटल 12 कुंजियां रहती है। तो फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12। याद रख लेना। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो जो GUI है, इसका पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसी की वजह से हम सिस्टम पर देखकर अच्छे से सिस्टम को से देख करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं।
चलो बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से 2 अंक होते हैं? नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो जो नंबर सिस्टम है आप सभी को पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन से 4? एक रहता आपका बाइनरी, एक रहता आपका ऑक्टल, एक रहता आपका डेसिमल, और एक और रहता आपका हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी है इसका बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। अब जो बाइनरी का बेस 2 है तो इसमें 2 ही अंक होते हैं, और वो होते हैं 0 और 1। ऑक्टल का बेस 8 रहता है तो इसमें टोटल 0 से लेकर 7 तक के अंक आते हैं। डेसिमल के अंदर 0 से लेकर के 9 तक के अंक आते हैं क्योंकि इसका बेस 10 है। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक के अंक आते हैं, पर 15 तक के अंक टोटल नहीं लिखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के अंक लिख देते हैं, और उसके बाद जो 10 आता है उसको a के रूप में निरूपित करते हैं। ऐसे ही 11 को b के रूप में निरूपित करते हैं, और इसी प्रकार आगे भी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, अच्छा प्रश्न है सीपीसीटी के अकॉर्डिंग अनुसार। प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल का पता कहाँ दिखाई देता है? याद होना चाहिए आपको, सेल का पता नेम बॉक्स में दिखाई देता है कि जो हमारे सेल है वो A1 सेल है, या फिर A1, या फिर B3 सेल है। ये सब हमको कहाँ दिखेगा? नेम बॉक्स में दिखेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का जो मुख्य उपयोग है वो है सिस्टम को रिबूट करना, सिस्टम को रिबूट करना, या फिर टास्क मैनेजर को खोलना। टास्क मैनेजर को जहां पर हम रिसेंट चीजें जो खोल कर देखते हैं वो टास्क मैनेजर के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, गूगल क्रोम क्या है? तो जो गूगल क्रोम है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन के अंतर्गत आपके गूगल है, याहू है, बाइडू है, इस प्रकार के आते हैं। वेब ब्राउजर के अंदर क्या आते हैं आपके? क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, ओपेरा मिनी आपने यूज करते हो तो इस प्रकार के जो ये आपके वेब ब्राउजर के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, विंडोज़ वगैरह होते हैं। एंटीवायरस जो हमारे वायरस को हटाने में मदद करते हैं या आने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, URL में .com का मतलब का अर्थ क्या होता है? तो URL में .com का मतलब या अर्थ जो होता है वो होता है कमर्शियल। देखो बहुत सारे जो URL रहते हैं हमारे पीछे जो बनाते हैं हम, तो उनके पीछे ऐसे .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .edu हो गया, .gov हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? इनके पीछे लगाने वाले एक्सटेंशन किसमें? URL में। तो इसका मतलब होता है .com का कमर्शियल जो बिजनेस या वाणिज्यिक कार्य करते हैं उसलिए इसमें लगाया जाता है। .in का मतलब होता है .india, जो इंडिया से संबंधित जो भी हमारे रहती वेबसाइट उसके पीछे लगते हैं। .org ये किसी एक विशेष संगठन संस्था के बारे में बताता है। .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है।
.edu का मतलब एजुकेशन से संबंधित जो भी पर्पज से इससे जो URL रहती है उसमें .edu लगता है, और गवर्नमेंट से संबंधित जो रहती है उसमें .gov लगता है। अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारे पास, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का जो मुख्य कार्य है वो होता है नेटवर्क की सुरक्षा, कि जो हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं उसमें कोई वायरस वाली चीज़ें तो नहीं आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हम फायरवॉल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। जो फायरवॉल है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम हमारे नेटवर्क कनेक्शन में जो आने वाले जो वायरस होते हैं उनको रोकने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? आगे भी हमारी क्लास इसी प्रकार जारी रहेगी। आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।